वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है हिंदी व्याकरण की इस क्लास में। इस क्लास से पहले हम वर्ण के बारे में और वर्णों के जो दो प्रकार स्वर और व्यंजन उनके बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें से हमने स्वर के बारे में बहुत डिटेल में पढ़ लिया है। और आज की क्लास में अब हम पढ़ने वाले हैं व्यंजन के बारे में। तो चलिए पहले मैं हेडिंग डाल लेता हूं, उसके बाद हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो आज हम पढ़ेंगे व्यंजन के बारे में। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि हम व्यंजन किसे कहेंगे, व्यंजन वर्ण किसे कहेंगे, है ना। तो जैसे कि हम पढ़ चुके हैं कि वर्ण, जब भी हम किसी वर्ण का उच्चारण करते हैं तो अंदर से आती हुई वायु मुख से होके बाहर निकलती है, जिससे विभिन्न वर्णों का अर्थात ध्वनियों का निर्माण होता है या उनकी उत्पत्ति होती है। और दो प्रकार के वर्ण होते हैं, स्वर और व्यंजन। तो इन दोनों की जब उत्पत्ति होती है तो प्रोसेस में जो हवा बाहर निकलती है उस प्रोसेस में क्या डिफरेंस होता है, ये हमने पिछली क्लास में भी देखा है, अभी भी हम इसको रिपीट कर लेते हैं। तो क्या होता है कि जब भी हम किसी स्वर का उच्चारण करते हैं तो अंदर से आती हुई वायु जब मुख से बाहर निकलती है तो उसे कहीं पे भी रोका नहीं जाता है जब हम किसका उच्चारण करते हैं, स्वर का उच्चारण करते हैं। लेकिन इसके जस्ट अपोजिट हमने देखा था कि जब भी हम किसी व्यंजन वर्ण का उच्चारण करते हैं तो हमारे अंदर से आती हुई वायु को मुख में किसी न किसी स्थान पर बहुत कम समय के लिए ही सही लेकिन रोका जाता है, उसका रास्ता रोका जाता है ना। तो इस कंडीशन में जिस वर्ण का उच्चारण हुआ उसे ही हम क्या कहते हैं, व्यंजन। तो मैंने आपको बताया था एग्जाम्पल देके, जैसे कि एक सिग्नल है तो स्वर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, मंत्री हैं। तो जब भी वो वहां से गुजरेंगे, सिग्नल से गुजरेंगे अर्थात मुख से हवा बाहर निकलेगी स्वर का उच्चारण करते समय, तो उस हवा को कहीं पे भी रोका नहीं जाएगा। जैसे इंपॉर्टेंट पर्सन के लिए जो सिग्नल है वो हमेशा ग्रीन होता है। लेकिन ये जो व्यंजन है ये बेचारे आम आदमी हमारी तरह, तो जब भी हम व्यंजनों का उच्चारण करेंगे तो अंदर से आती हुई वायु जब मुख से बाहर निकलेगी तो उसे कहीं ना कहीं पे रोका जाएगा, बहुत कम समय के लिए सही। जैसे हम सिग्नल से गुजरते हैं तो सिग्नल अक्सर रेड होता है और थोड़ा देर रुकने के बाद ही सिग्नल ग्रीन होता है, तब हम आगे जा पाते हैं। यही होता है व्यंजन के साथ। इनके उच्चारण करते समय अंदर से आती हुई वायु जब मुख से बाहर निकलती है तो उन्हें मुख में किसी न किसी स्थान पर बहुत ही अत्यल्प समय के लिए ही सही लेकिन रोका जाता है। तो ये तो हो गया बेसिक डिफरेंस स्वर और व्यंजन के बीच में, जो व्यंजन की परिभाषा बन जाएगी, है ना। चलिए आगे हम और देखते हैं व्यंजन के बारे में कि क्या खास है। तो हमने देखा था कि व्यंजन जो होते हैं वो परतंत्र होते हैं। परतंत्र अर्थात गुलाम होते हैं। तो किसके गुलाम होते हैं? तो हमने देखा था कि व्यंजन जो है वो स्वरों के गुलाम होते हैं। कैसे गुलाम होते हैं? तो जब भी हम किसी व्यंजन वर्ण का उच्चारण करते हैं तो हम क्या पाते हैं, चलिए ट्राई करके देखते हैं। मान लो एक व्यंजन वर्ण हम लेते हैं प। हमने क्या कहा, प। तो जब मैं प कहता हूं तो आखिरी में क्या सुनाई देता है, अ। या फिर आप कुछ और बोल के देखिएगा, ख। जब आप ख बोलेंगे तो भी आखिरी में आपको क्या सुनाई देगा, अ सुनाई देगा। अब कुछ भी बोल के देख लीजिएगा, अंग। तो अंग आप बोलेंगे तब भी आखिरी में क्या आएगा, अ आएगा। और कोई भी व्यंजन बिना किसी स्वर की सहायता से बोला ही नहीं जा सकता। जैसे कि आप प बोल के देखिए लेकिन ऐसे बोलिए कि अ ना आए, तो क्या आप बिना अ के प का उच्चारण कर सकते हैं? नहीं कर सकते। इसका मतलब सारे के सारे व्यंजन किस पे निर्भर हैं, स्वर पर निर्भर हैं। आ रही बात समझ में? चूंकि किसी भी व्यंजन वर्ण का उच्चारण बिना स्वर की सहायता के नहीं किया जा सकता, या व्यंजन वर्ण का उच्चारण निर्भर करता है किसी न किसी स्वर पे, इसीलिए हमने व्यंजन वर्ण को कहा परतंत्र या गुलाम। किसका गुलाम? तो स्वर का गुलाम। ठीक है, तो ये सारी चीजें क्लियर हो गई व्यंजन के बारे में। एक बार बस मैं रिपीट करा देता हूं आपको कि व्यंजन किसे कहेंगे। तो वे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय अंदर से आती हुई वायु को मुख में किसी न किसी स्थान पे थोड़े बहुत समय के लिए ही सही रोका जाएगा, तो उस वर्ण को हम क्या कहेंगे, व्यंजन वर्ण। अर्थात व्यंजन वर्ण का उच्चारण करते समय अंदर से आती हुई वायु निर्बाध रूप से नहीं निकलती है, बिना बाधा बिना रुकावट के नहीं निकलती है, कहीं ना कहीं पे उसको रोका जाता है। दूसरी चीज कि जो व्यंजन होते हैं वो
परतंत्र होते हैं अर्थात गुलाम होते हैं, अर्थात इन्हें बिना किसी स्वर की सहायता के बोलना संभव नहीं है। व्यंजन किसी न किसी स्वर की सहायता से ही बोले जा सकते हैं। तो ये तो डेफिनेशन हो गई व्यंजन की विशेषताएं हो गई, ये हमने देख लिया। अब हम देखेंगे कि व्यंजन कौन कौन से होते हैं, इसके कुछ प्रकार होते हैं जिनके बारे में हम यहाँ पे देखेंगे, है ना। तो व्यंजन के जो 4-5 प्रकार होते हैं, आइए चलिए उनको हम देखते हैं और उसके बाद फिर हम इसके बारे में डिटेल स्टडी करेंगे, ठीक है। तो व्यंजन का जो सबसे पहला प्रकार है उसे कहते हैं स्पर्श व्यंजन। चलिए मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूं। तो व्यंजन, है ना, इसका पहला प्रकार क्या हो गया, स्पर्श व्यंजन। इन्हीं स्पर्श व्यंजनों को वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। तो मैं यहां पे मेंशन कर देता हूं, वर्गीय व्यंजन। इनकी संख्या होती है 25। तो मैं यहां पे लिख देता हूं 25, ठीक है। इनके बारे में डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन अभी फिलहाल सारे जो प्रकार हैं व्यंजन के उसको हम यहां पे मेंशन कर लेते हैं। दूसरा जो प्रकार है वो है अंतस्थ व्यंजन, और इनकी संख्या होती है 4। इनको भी हम पढ़ेंगे बाद में डिटेल में, ठीक है। फिर जो तीसरा प्रकार है व्यंजनों का उसे कहते हैं ऊष्म व्यंजन, और ऊष्म व्यंजनों की भी संख्या होती है 4, ठीक है। तो ये 3 प्रकार हम देख लिए, और इन 3 प्रकारों के आधार पे व्यंजनों की संख्या कितनी होगी, तो 25, 4, 29 और 4, 33। तो अभी फिलहाल कितने व्यंजन हो गए, 33। फिर हम एक और प्रकार देखेंगे व्यंजन का, है ना, वो चौथा प्रकार है द्विगुण व्यंजन। तो द्विगुण व्यंजन के बारे में वैसे तो डिटेल में हम पढ़ेंगे, लेकिन मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसके बारे में बता देता हूँ कि बाकी के जो व्यंजन हैं, है ना, वो सारे संस्कृत भाषा से आए हुए हैं। जैसे कि हम सब जानते हैं कि हिंदी की जननी कौन सी भाषा है, संस्कृत है। अर्थात हिंदी किससे निकल के आई है, संस्कृत भाषा से निकल के आई है। तो हिंदी के जो मैक्सिमम जो वर्ण हैं वो कौन सी भाषा के हैं, संस्कृत भाषा के हैं। लेकिन ये जो द्विगुण व्यंजन है वो संस्कृत से आए हुए नहीं है, इनकी उत्पत्ति क्षेत्रीय प्रभावों के कारण हुई है। ये जो दोनों द्विगुण व्यंजन जो हम देखेंगे, है ना, ड़ और ढ़, है ना, मैं यहां पे मेंशन कर देता हूं इन दोनों को, ये ड़ और एक होगा ढ़। तो ये दोनों के दोनों व्यंजन संस्कृत भाषा में नहीं थे, इनकी उत्पत्ति क्षेत्रीय प्रभाव के कारण हुई है ना। तो चलिए इन दोनों को भी हम शामिल कर लेते हैं, और जब हम इन दोनों को शामिल करेंगे तब अब व्यंजनों की संख्या कितनी हो गई, तो 33 पहले ही हो चुका था, 33 2 35, ठीक है। और हमने देखा भी है फर्स्ट क्लास में कि उच्चारण के आधार पे व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, 35। लेकिन उसके बाद फिर हमने देखा कि 4 व्यंजन और जुड़ जाते हैं, है ना, लेखन के आधार पे, और लेखन के आधार पे फिर संख्या हो जाती है 39। वो 4 व्यंजन किस नाम से जाने जाते हैं, तो उन्हें हम कहते हैं संयुक्त व्यंजन। तो ये हो गया संयुक्त व्यंजन, और इनके बारे में भी हम देख चुके हैं, और इनकी संख्या कितनी होती है, 4। तो ये 4 संयुक्त व्यंजन। अब टोटल संख्या कितनी हो गई आप ऐड कीजिएगा, 25 + 4 29 + 4 33 + 2 35 + 4 39। तो अभी टोटल व्यंजन कितने हो गए, 39, है ना, ध्यान से समझिएगा। तो ये टोटल कितने हो गए, 39। अब हम यहाँ पे समझने के लिए स्वरों की संख्या को भी ले लेते हैं, फिर जो परिवर्तन आए हैं उसको मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा। तो स्वर कितने होते हैं हमने देखा, है ना। वैसे तो देखा कि उच्चारण के आधार पे कितने होंगे, 10, लेखन के आधार पे 13, है ना। तो हम ओवरऑल अभी यहाँ पे ले लेते हैं। तो ओवरऑल कितने होते हैं, 13 या 13, ठीक है। अब टोटल वर्णों की संख्या कितनी हो गई, हमने अभी देखा था, अभी व्यंजन टोटल कितने हुए थे, 39। अब उसमें हम स्वर को ऐड कर देते हैं जो कि कितने हैं, 13। तो इस आधार पे जो टोटल वर्णों की संख्या व्यंजन प्लस स्वर वो कितनी हो गई, 52,
मैं यहां पे ऐड कर दिया। ठीक है, तो टोटल वर्ण कितने हो गए? 52। लेकिन अब एक बड़ा परिवर्तन आया है, जो वर्णों की संख्या है ना, उनमें क्या परिवर्तन आया, इसको ध्यान से समझिएगा कि पहले 52 वर्ण ही माने गए, मानक है ना, मानक मतलब स्टैंडर्ड। कितने माने गए थे? 52, जिसमें से 39 व्यंजन और 13 स्वर, अर्थात 39 व्यंजन और 13 स्वर। तो टोटल कितने हो गए? 52। लेकिन इसमें एक छोटा सा परिवर्तन देखने को मिला। वो क्या हुआ कि 22 अगस्त 2024 को एक नए वर्ण को मानक हिंदी वर्णमाला में शामिल कर दिया गया। मैं यहां पे इसको मेंशन कर देता हूं, मानक हिंदी वर्णमाला। तो मानक हिंदी वर्णमाला में पहले थे 52 अक्षर, 52 वर्ण, लेकिन 22 अगस्त 2024 को एक नया वर्ण शामिल कर दिया गया है ना। तो सबसे पहले हम देखेंगे उस नए वर्ण का संकेत क्या है। तो उसका संकेत कुछ इस तरीके से है। ठीक है, ये है वो नया वर्ण जिसे 22 अगस्त 2024 को शामिल किया गया है ना। तो ये तो हो गया उसका संकेत। अब हम जानने का प्रयास करेंगे कि इसका उच्चारण क्या है ना। भाई जैसे कि बाकी के हैं, जैसे कि अगर मैं एक संकेत बना दिया फॉर एग्जांपल, ठीक है, यहां पे मैंने एक संकेत बनाया, ये संकेत है, जो ध्वनि निकलती है हमारे मुख से उसका संकेत है। कौन सी ध्वनि का संकेत है? ये अ। तो जो अ ध्वनि निकलती है उसका ये संकेत है, या ये जो संकेत है वो किस ध्वनि की है? अ की है। अब यहां पे क्वेश्चन ये आता है, ये जो संकेत है ना, ये जो संकेत है वो किस ध्वनि का है? तो एक्चुअल में ये जो संकेत बना हुआ है वो दो ध्वनियों के बीच की ध्वनि है ना, या दो ध्वनियों का मिक्सअप समझ सकते हैं। कौन सी दो ध्वनियों का मिक्सअप है? तो एक ध्वनि है ल और दूसरी ध्वनि द। ठीक है, तो ये दो ध्वनियों का मिक्सअप या दोनों ध्वनियों के बीच में जो ध्वनि निकलेगी उसका ये संकेत है। ठीक है, जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देके बताता हूं। जैसे कि एक होता है ज, ठीक है, ये है ज है ना, और एक है स है ना। तो इन दोनों का अलग अलग उच्चारण कर सकते हैं, ज स। लेकिन अगर मैं कहूं ज, तो ये ज क्या हुआ है ना, ज जो ज भी है और स भी है, या दोनों के बीच में है ना, दो अंतर है, सुनिएगा, है ना, ज स अलग अलग। लेकिन यदि मैं कहता हूं ज, तो ज मतलब ज और स के बीच की ध्वनि। उसी प्रकार से ये जो संकेत है वो ल और ड के बीच की ध्वनि है। अब ये जो ध्वनि है ना, ये जो संकेत है ना, जिसकी ध्वनि ल और ड के बीच में होगी, उसका प्रयोग किन भाषाओं में या किन क्षेत्रों में होता है ना। तो इस संकेत की ध्वनि का प्रयोग राजस्थानी, हरियाणवी या मराठी भाषा में होता है। हमारे लिए इनका प्रयोग करना थोड़ा कठिन है। कहां पे इनका प्रयोग किया जाता है, कौन से क्षेत्रों में या कौन सी भाषा में? हरियाणवी, राजस्थानी, मराठी। तो उन भाषाओं में इस संकेत से निकलने वाली ध्वनि का प्रयोग किया जाता है जो ल और ड के मध्य में होती है। अच्छा, अब ये खास बात देखिएगा कि इसे शामिल करने के बाद, चूंकि इसे मानक हिंदी वर्णमाला में शामिल कर लिया गया है, तो अब टोटल वर्णों की संख्या कितनी हो गई? तो पहले कितने थे? 52, और इसको मिला के कितने हो जाएंगे? 53। तो ये आप ध्यान रखिएगा कि अब है ना, मानक हिंदी वर्णमाला में 22 अगस्त 2024 के बाद वर्णों की संख्या कितनी हो गई है? 53, 53। ठीक है, और इसमें हम इसको और क्लैरिफाई करें तो क्या होगा, चूंकि इसे व्यंजन वर्ण माना गया है, ठीक है, ये है व्यंजन, तो व्यंजनों की संख्या पहले थी 39, तो 39 से क्या हो जाएगी अब? 40, है ना। तो लेखन के आधार पे व्यंजन हो जाएंगे 40 और स्वर कितने? 13। ठीक है, तो ये बड़ा परिवर्तन। लेकिन आप सावधानी पूर्वक क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा, अगर एग्जाम में आएगा तो हो सकता है एग्जाम में ये जो नया अपडेट है ना, उसको कवर ना कर रहा हो, है ना, या हो सकता है कवर करे। तो यदि वो पूछ रहा है कि वर्णों की संख्या कितनी है और ऑप्शन में यदि 53 मिल रहा है,
है ना। मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूं, वर्तमान में मानक हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी हो गई है? 53। लेकिन अगर ये चीज अपडेट नहीं हुई है एग्जाम के पैटर्न के हिसाब से तो आंसर 52 भी लिया जा सकता है। लेकिन अगर ऑप्शन में 53 है, 53 है, तो आंसर क्या होगा? 53। लेकिन मान लो 53 नहीं दिया है ऑप्शन में, है ना, 52 है, और यदि इनमें से कोई नहीं का ऑप्शन भी नहीं है तो फिर आंसर क्या हो जाएगा? 52 या 52। तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे। और अब इसके बाद फिर हम पढ़ेंगे व्यंजनों के बारे में वन बाय वन, जिनमें सबसे पहला व्यंजन क्या है? स्पर्श व्यंजन या वर्गीय व्यंजन। तो चलिए आइए अब हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे स्पर्श व्यंजन या वर्गीय व्यंजन को। तो आइए चलिए अब हम पढ़ेंगे स्पर्श व्यंजनों के बारे में। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे हेडिंग डाल के रखा है स्पर्श व्यंजन, और स्पर्श व्यंजनों को ही क्या कहते हैं? वर्गीय व्यंजन। तो सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि इन व्यंजनों को स्पर्श व्यंजन या वर्गीय व्यंजन नाम क्यों दिया गया है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि इन्हें स्पर्श व्यंजन क्यों कहा गया है। तो जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि जब भी किसी वर्ण का उच्चारण होता है तो अंदर से आती हुई वायु हमारे कंठ और मुख से होकर बाहर निकलती है, ठीक है। तो जब भी स्पर्श व्यंजनों का उच्चारण होता है तो क्या होता है कि हमारे अंदर से आती हुई वायु जब बाहर निकलती है तो बाहर निकलने से पहले वो हमारे मुख के किसी न किसी अंग को स्पर्श करते हुए अर्थात टच करते हुए बाहर निकलती है। एक बार फिर से मैं रिवाइज कर देता हूं, जब भी हम किसी स्पर्श व्यंजन का उच्चारण करते हैं तो हमारे अंदर से आती हुई वायु हमारे मुख के किसी न किसी अंग को स्पर्श करते हुए या टच करते हुए बाहर निकलती है। इसीलिए हम इन व्यंजनों को स्पर्श व्यंजन कहते हैं। किन किन अंगों को टच करते हुए बाहर निकलेगी ये हम आगे देखेंगे, लेकिन फिलहाल अभी ये हम समझ लिए कि स्पर्श व्यंजनों के उच्चारण करते समय अंदर से बाहर निकलती हुई वायु हमारे मुख के किसी न किसी अंग को स्पर्श करती है। चलिए अब हम फोकस करते हैं इसके दूसरे नाम पे। तो इसका दूसरा नाम है वर्गीय व्यंजन। तो इसे वर्गीय व्यंजन क्यों कहा गया है? तो हम सब जानते हैं कि वर्ग किसे कहते हैं? वर्ग जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती है, अर्थात जिसकी लंबाई और चौड़ाई बराबर होती है, उसे हम वर्ग और स्क्वायर कहते हैं, है ना। तो क्या होता है कि जब हम स्पर्श व्यंजनों को व्यवस्थित करते हैं तो हमें एक वर्ग दिखाई देता है। जैसा कि मैंने यहाँ पे सभी स्पर्श व्यंजनों को मेंशन किया है। इन स्पर्श व्यंजनों की संख्या हमने देखी है लास्ट क्लास में कि इन स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 25 होती है, ठीक है। तो इन 25 जो व्यंजन है, स्पर्श व्यंजन है, इनको हमने यहाँ पे अरेंज किया है। और ये किस तरीके से अरेंज हुए हैं देखिएगा। यहाँ पे 5 रो है, ये फर्स्ट रो, ये सेकंड रो, ये थर्ड रो, ये फोर्थ रो और ये फिफ्थ रो। तो रो कितने हैं? 5, है ना, 5 रो है। उसी प्रकार से 5 कॉलम है, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फोर्थ कॉलम और ये फिफ्थ कॉलम, ठीक है। तो स्पर्श व्यंजन इस तरीके से व्यवस्थित हैं कि इसमें रो की संख्या भी 5 है और कॉलम की संख्या भी 5 है। तो चूंकि इसके रो और कॉलम में बराबर बराबर वर्ण है जो एक वर्ग की तरह शेप क्रिएट करते हैं, इसलिए इन स्पर्श व्यंजनों को वर्गीय व्यंजन भी कहा जाता है ना। तो हमने देखा कि इन्हें स्पर्श व्यंजन क्यों कहते हैं और वर्गीय व्यंजन क्यों कहते हैं। इनकी संख्या है 25 और ये 5 की रो में और 5 के कॉलम में व्यवस्थित होते हैं, इसलिए इन्हें वर्गीय व्यंजन कहा जाता है।
तो चलिए आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम ये देखेंगे कि कौन कौन से स्पर्श व्यंजन का उच्चारण किन किन स्थानों से होता है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं हम। और सबसे पहले जो स्पर्श व्यंजन आएंगे, सबसे पहले है ना रो में जो स्पर्श व्यंजन आएंगे वो है क, ख, ग, घ और अंगा। ठीक है, तो ये जो क, ख, ग, घ, अंगा, ये जो 5 वर्ण है, जब भी हम इनका उच्चारण करते हैं तो हमारे अंदर से आती हुई वायु बाहर निकलते समय हमारे कंठ को स्पर्श करते हुए, कंठ को टच करते हुए बाहर निकलती है। इसलिए इन सभी 5 वर्णों क, ख, ग, घ, अंग का उच्चारण स्थान हो गया कंठ। और चूंकि इन 5 का उच्चारण स्थान है कंठ, इसलिए इनका वर्ग कहलाएगा कंठ। आ गया समझ में? मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं कि जब भी हम क, ख, ग, घ, अंग इन 5 वर्णों का उच्चारण करते हैं तो हमारे अंदर से निकलती हुई वायु हमारे कंठ को स्पर्श करते हुए, टच करते हुए बाहर जाती है। इसलिए इन सभी 5 वर्णों का उच्चारण स्थान हो गया कंठ और इसीलिए इनका वर्ग कहलाएगा कंठ। फिर एक और नई चीज यहां पे कि ठीक है इनका वर्ग है कंठ, लेकिन इसको एक और नाम दिया जाता है क्योंकि इन 5 वर्णों का जो ग्रुप है उनमें सबसे पहला वर्ण कौन सा है? क है। इसीलिए इस पूरे वर्ग को क वर्ग भी कहा जाता है। आइए चलिए हम आगे बढ़ते हैं और इसके बाद हम देखेंगे जो अगले 5 वर्ण हैं च, छ, ज, झ, इया। तो ये जो 5 वर्ण हैं इनका उच्चारण करते समय अंदर से आती हुई वायु हमारे मुख में जो तालु है, जिसके बारे में हमने पिछली क्लास में देखा कि तालु किसे कहते हैं, है ना। तो च, छ, ज, झ, इया का उच्चारण करते समय हमारे अंदर से आती हुई वायु तालु को स्पर्श करते हुए बाहर निकलती है। इसीलिए च, छ, ज, झ, इया का उच्चारण स्थान हो गया तालु और इसीलिए इन 5 का वर्ग हो जाएगा तालव्य। ठीक है। फिर एक और नई चीज कि इन 5 वर्णों का जो ग्रुप है उनमें से जो पहला वर्ण है वो है च, जो इन 5 को लीड कर रहा है। इसलिए इस वर्ग को तालव्य वर्ग के अलावा च वर्ग के नाम से भी जाना जाता है। आइए चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि नेक्स्ट जो 5 वर्ण है वो है ट, ठ, ड, ढ, ण। अब ये जो 5 वर्ण है उनका उच्चारण करते समय हमारे अंदर से आती हुई वायु हमारे मुख में हमारी मूर्धा को स्पर्श करते हुए बाहर निकलती है। इसीलिए इन 5 वर्णों का उच्चारण स्थान हो गया मूर्धा और इनका वर्ग हो गया मूर्धन्य। और चूंकि इन 5 वर्णों में सबसे पहला वर्ण है ट, इसीलिए इस वर्ग को मूर्धन्य के अलावा ट वर्ग के नाम से भी जानते हैं। इसके बाद फिर आगे के जो 5 वर्ण है वो हैं त, थ, द, ध, न। तो जब भी हम इन 5 वर्णों का उच्चारण करते हैं तो अंदर से आती हुई वायु हमारे दांतों को स्पर्श करते हुए बाहर निकलती है। इसलिए त, थ, द, ध, न का उच्चारण स्थान हो गया दांत और इसीलिए इनका वर्ग हो जाएगा दंत्य। और चूंकि इन 5 में से प्रथम वर्ण है त, इसीलिए इस वर्ग को त वर्ग के नाम से भी जाना जाता है। आइए अब हम देखते हैं अंतिम 5वें समूह के बारे में जो है प, फ, ब, भ और म। तो ये जो 5 वर्ण हैं जब भी हम इनका उच्चारण करते हैं तो अंदर से आती हुई वायु ओष्ठ अर्थात होठों को स्पर्श करते हुए बाहर निकलती है ना। आप इसको फील भी कर सकते हैं, महसूस भी कर सकते हैं। जब भी आप प, फ, ब, भ, म का उच्चारण करते हैं तो क्या होता है कि इनका उच्चारण करते समय हमारे होठ बंद हो जाते हैं। चाहे आप प बोलो, चाहे फ बोलो, चाहे ब बोलो, चाहे भ बोलो, चाहे म बोलो,
हमारे होंठ क्या हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं कुछ सेकंड्स के लिए, है ना, बहुत कम समय के लिए, एक सेकंड में नहीं, एक सेकंड के हजारवें हिस्से के लिए हमारा जो होंठ है वो बंद हो जाते हैं और उसके बाद खुलते हैं। जैसा कि हमने पढ़ा था जब हम पढ़ रहे थे वर्ण के बारे में, वर्णों का उच्चारण कैसे होता है। तो जब भी किसी वर्ण का उच्चारण होता है, स्पेशली व्यंजन, है ना, हमने स्वर और व्यंजन में ये अंतर देखा था कि जब भी स्वर का उच्चारण होता है तो अंदर से आती हुई वायु को कहीं पे रोका नहीं जाता, लेकिन जब भी किसी व्यंजन वर्ण का उच्चारण होता है तो अंदर से आती हुई वायु को कहीं ना कहीं पे बहुत कम समय के लिए सही लेकिन रोका जाता है। उसका बेस्ट उदाहरण है ये पांचों के पांचों वर्ण। जब भी हम इन पांचों में से किसी भी एक वर्ण का उच्चारण करते हैं तो उच्चारण करते समय बहुत कम समय के लिए सही लेकिन हमारे होंठ बंद हो जाते हैं। तो क्या होता है एक्चुअली में, हमारे अंदर से जो वायु बाहर निकलने वाली है उन्हें, उस वायु को रोका जाता है बहुत कम समय के लिए। कैसे रोका जाता है, होठों को बंद करके, बहुत कम समय के लिए होंठ बंद हुए और उसके बाद वो खुल जाता है। ठीक है, तो चूंकि वायु को, हवा को रोकने का प्रयास किया गया, इसीलिए इन वर्णों को हम कहते हैं व्यंजन। और चूंकि रोकने का तरीका क्या है, कैसे रोका गया, होठों को बंद करके रोका गया, जिससे जब वायु बाहर निकलेगी तो होठों को या ओष्ठ को स्पर्श करते हुए बाहर निकलेगी। इसलिए इन पांचों वर्णों का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, ओष्ठ। ठीक है, और इसीलिए इनका वर्ग क्या कहलाएगा, ओष्ठ। और चूंकि इन पांचों वर्णों को लीड कर रहा है प, इसीलिए ये प वर्ग के नाम से भी जाना जाएगा। तो ये हो गए सारे स्पर्श व्यंजन के बारे में। हमने देखा कि कौन से स्पर्श व्यंजन का उच्चारण स्थान कौन सा है और उनका वर्ग कौन सा है। ठीक है, चलिए आइए इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और अब हम देखेंगे अघोष या सघोष। तो इसके बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं। हम क्या पढ़ चुके हैं, जब हम स्वर पढ़ रहे थे तो हमने देखा था कि घोष किसे कहते हैं या घोषत्व किसे कहते हैं। तो वहां पे हमने देखा था कि जब भी किसी वर्ण का उच्चारण करते समय हमारे स्वर तंत्रियों में, है ना, वोकल कॉर्ड्स में, जो हमारे कंठ के भीतर स्थित हैं, यदि उनमें कंपन होता है तो वो वर्ण कहलाएंगे सघोष या केवल घोष। और यदि स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता है तो वो वर्ण कहलाएंगे अघोष। और मैंने आपको बताया था कि संयोगवश सारे के सारे स्वर जो होते हैं वो क्या होते हैं, सघोष। अर्थात सभी स्वरों का उच्चारण करते समय हमारे स्वर तंत्रियों में कंपन होता है। तो वहां पे तो बड़ा आसान हो गया था कि सारे के सारे जो 11 स्वर थे वो सबके सब क्या निकले, सघोष। लेकिन मैंने वहां पे आपको बताया था कि ऐसा व्यंजनों के साथ नहीं होगा, कुछ व्यंजन अघोष होंगे और कुछ व्यंजन सघोष। तो अब हमें वही क्लियर करना है कि कौन से व्यंजन अघोष होंगे और कौन से व्यंजन सघोष। अर्थात जिन व्यंजनों के उच्चारण करते समय स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं हुआ वो अघोष, और जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय स्वर तंत्रियों में कंपन होगा वो सघोष व्यंजन कहलाएंगे। तो ये भी बड़ा आसान है याद रखना। चलिए आइए देखते हैं, लेकिन इसके लिए सबसे पहले हमें ये सारे के सारे स्पर्श व्यंजन क्रम से याद होने चाहिए, है ना। कैसे क्रम से, क ख ग घ अंग, च छ ज झ इया, ट ठ ड ढ ण, त थ द ध न, प फ ब भ म। अब ये यदि आपको क्रम से याद है 1 by 1 तो आसानी से हम याद कर सकते हैं कि कौन से व्यंजन अघोष है और कौन से व्यंजन सघोष है। चलिए आइए देखते हैं। तो क्या होता है कि जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, हमारे पास यहाँ 5 कॉलम है। फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फोर्थ कॉलम, फिफ्थ कॉलम। तो हम इसके हिसाब से हम समझेंगे कि कौन कौन से व्यंजन अघोष है और कौन कौन से सघोष। तो बहुत ही सिंपली क्या हो रहा है यहाँ पे कि जो फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम के जो व्यंजन हैं वो सारे के सारे अघोष हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, ये फर्स्ट कॉलम है और फर्स्ट कॉलम के सारे व्यंजन क्या हैं, अघोष हैं। ये है सेकंड कॉलम और सेकंड कॉलम के सारे व्यंजन क्या हैं, अघोष हैं। ठीक है, तो बहुत आसान हो गया ये तो, है ना। स्पर्श व्यंजनों के फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम के सारे व्यंजन क्या हो गए, अघोष। और जो बच गए अर्थात थर्ड कॉलम, फोर्थ कॉलम और फिफ्थ कॉलम, तीनों कॉलम में जो भी व्यंजन है वो क्या है,
सघोष। देखिए ये थर्ड कॉलम, सारे के सारे व्यंजन क्या हो जाएंगे, सघोष। फोर्थ कॉलम, सारे के सारे व्यंजन क्या हो जाएंगे, सघोष। ये फिफ्थ कॉलम, सारे के सारे व्यंजन क्या हो गए, सघोष। तो ये तो बड़ा आसान हो गया, है ना। कैसे आसान, कि फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम के सारे व्यंजन, सारे स्पर्श व्यंजन क्या कहलाएंगे, अघोष, अर्थात उनके उच्चारण के समय स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होगा। लेकिन थर्ड कॉलम, फोर्थ कॉलम और फिफ्थ कॉलम के सारे स्पर्श व्यंजन सघोष हैं, अर्थात उनका उच्चारण करते समय स्वर तंत्रियों में कंपन होगा। ठीक है, तो ये तो बड़ा आसान हो गया। फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम अघोष, थर्ड फोर्थ और फिफ्थ सघोष। लेकिन इतना पर्याप्त नहीं है, क्योंकि ये जो भाषा हम अभी प्रयोग कर रहे हैं आसानी से समझने के लिए, फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम, है ना, इस तरीके से एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। तो एग्जाम की भाषा क्या है, परीक्षा की भाषा क्या है, इसको समझिएगा। तो परीक्षा की भाषा में कैसे पूछा जाएगा, है ना, उसको हम देखते हैं। तो परीक्षा की भाषा के हिसाब से क्या होगा कि हर वर्ग का, जैसे हम यहाँ पे देखिए बहुत सारे वर्ग हैं, है ना, कंठ, तालव्य, मूर्धन्य, दंत्य और ओष्ठ। तो हर वर्ग का, है ना, हर वर्ग में 5-5 वर्ण है। ठीक है, चाहे वो कंठ हो, चाहे तालव्य हो, चाहे मूर्धन्य हो, सब में कितने कितने वर्ण हैं, 5-5 वर्ण है। तो हर वर्ग का जो पहला और दूसरा, हर वर्ग का पहला और दूसरा, जैसे कंठ वर्ग है तो उसका पहला और दूसरा क ख, तालव्य वर्ग है तो उसका पहला और दूसरा च छ, मूर्धन्य वर्ग है तो उसका पहला और दूसरा ट ठ, दंत्य वर्ग है तो उसका पहला और दूसरा त थ, ओष्ठ वर्ग है तो उसका पहला और दूसरा प फ। वर्ण जो है वो अघोष होंगे। ये है परीक्षा की भाषा। ठीक है, तो आपको एग्जाम में पूछेगा कि हर वर्ग का कौन सा व्यंजन अघोष होता है, तो हर वर्ग का पहला और दूसरा व्यंजन अघोष होता है। और उसी प्रकार से हर वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा व्यंजन क्या होगा, सघोष होगा। तो ये है एग्जाम की भाषा। ठीक है, तो यहां से क्लियर हो गया कि हर वर्ग का पहला और दूसरा व्यंजन अघोष कहलाएगा, अघोष होता है, और हर वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा व्यंजन सघोष होता है। तो चलिए ये क्लियर हो गया, बहुत ही आसान तरीके से हमने पढ़ लिया। अब इसके बाद हम देखेंगे एक और नई चीज है, उसके बारे में हम समझेंगे। वो नई चीज क्या है, यहाँ पे मैंने मेंशन किया, रेड कलर में जो मेंशन है उसको देखिएगा। यहाँ पे लिखा है अल्प प्राण, फिर महाप्राण, फिर लिखा है अल्प प्राण, फिर महाप्राण, और अंतिम में फिर से क्या है, अल्प प्राण। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम यही समझते हैं कि ये अल्प प्राण क्या है और महाप्राण क्या है। ठीक है, तो बहुत आसान है इसको समझना, है ना। चलिए यहाँ पे मैं मेंशन करता हूं और आप लोग बताइएगा कि इसका मतलब क्या होता है। जैसे कि यहाँ पे है ये अल्प, और उसमें जुड़ा हुआ है क्या, प्राण, दोनों मिलके क्या बनाते हैं, अल्प प्राण। अब आप बताइए अल्प का तात्पर्य क्या होता है। तो आप सबको पता है अल्प का तात्पर्य क्या होगा, कम। ठीक है, अब प्राण का तात्पर्य क्या होता है। अब ये प्राण कहां से आ गया हिंदी में, है ना। तो एक्चुअली में प्राण किसके लिए प्रयुक्त हुआ है इसको आप समझिएगा। ठीक है, जैसा कि अभी हम सब जानते हैं कि हमारे जीवन के लिए सबसे ज्यादा आवश्यक क्या है ना। तो हमारे जीवन के लिए, हमारी जिंदगी के लिए सबसे ज्यादा आवश्यक है हवा। अगर हवा ही नहीं होगा तो क्या हम जीवित रह पाएंगे, नहीं। ठीक है, हम पानी के बिना भी जीवित रह सकते हैं 1 से 2 दिन, खाना के बिना हम 3-4 दिन जीवित रह सकते हैं, लेकिन बिना हवा के हम 5 मिनट भी जीवित नहीं रह सकते। इसलिए हवा चूंकि हमारे जीवन का आधार है, इसलिए हवा को या वायु को ही प्राण कह दिया जाता है, क्योंकि हवा है, वायु है तो प्राण है। हवा नहीं है, वायु नहीं है तो प्राण नहीं है। तो यहां जो प्राण है वो हवा या वायु के संदर्भ में प्रयुक्त हुआ है। ठीक है, तो यहां प्राण का तात्पर्य क्या हो गया, हवा या वायु। ठीक है, हवा या वायु। अब क्या निष्कर्ष निकल के आया अल्प प्राण से, है ना। अल्प प्राण से निष्कर्ष निकल के आया कम हवा या कम वायु। तो इसका क्या मतलब हुआ, तो इसका मतलब यह है कि जब भी हम किसी वर्ण का उच्चारण करते हैं तो 2 कंडीशंस होते हैं, है ना। कभी कभी कुछ वर्णों का उच्चारण करते समय हमारे मुख से कम हवा निकलती है,
हमारे मुख से कम हवा निकलती है। तो ऐसे वर्णों को हम क्या कहेंगे? अल्प प्राण। ठीक है, यदि किसी वर्ण का उच्चारण करते समय हमारे मुख से कम हवा निकली तो उसे हम कहेंगे अल्प प्राण। लेकिन यदि हमारे मुख से किसी वर्ण का उच्चारण करते समय अधिक हवा निकली, है ना, महा का मतलब है ज्यादा, अधिक। ठीक है, तो यदि किसी वर्ण का उच्चारण करते समय हमारे मुख से अधिक हवा या अधिक वायु निकली तो उस वर्ण को हम क्या कहेंगे? महाप्राण। तो ये हो गया क्लियर कि अल्प प्राण किसे कहेंगे और महाप्राण। तो जब भी किसी वर्ण का उच्चारण करते समय हमारे मुख से कम हवा निकलेगी तो उन वर्णों को हम कहेंगे अल्प प्राण। लेकिन यदि किसी वर्ण का उच्चारण करते समय हमारे मुख से अधिक हवा निकलेगी तो उसे हम कहेंगे महाप्राण। ठीक है, अब बस ये देखना है कि कौन सा स्पर्श व्यंजन अल्प प्राण होता है, अर्थात कौन से स्पर्श व्यंजन के उच्चारण करते समय कम हवा निकलती है, और कौन सा स्पर्श व्यंजन महाप्राण होता है, अर्थात किस स्पर्श व्यंजन के उच्चारण करते समय हवा बहुत ज्यादा निकलती है। ठीक है, तो चलिए अब हम देखते हैं। ये भी बहुत आसान है ना। तो सारी चीजें हम समझ चुके हैं कि अल्प प्राण किसे कहेंगे, महाप्राण किसे कहेंगे। अब बस ये देखना है कि कौन सा वर्ण, कौन सा स्पर्श व्यंजन अल्प प्राण है और कौन सा महाप्राण। तो बहुत ही सिंपल है, आइए देखते हैं। तो ये सब कुछ बना हुआ है कॉलम में, है ना। और कॉलम से हमें क्या समझ में आ रहा है? पहले कॉलम के सारे स्पर्श व्यंजन अल्प प्राण है, फिर दूसरे कॉलम के सारे स्पर्श व्यंजन महाप्राण है, तीसरे कॉलम के सारे स्पर्श व्यंजन फिर से अल्प प्राण, चौथे कॉलम के सारे स्पर्श व्यंजन महाप्राण, और पांचवें कॉलम के सारे स्पर्श व्यंजन अल्प प्राण। तो ये एक के बाद एक चेंज हो रहा है, अल्टरनेट है ना। पहला कॉलम अल्प प्राण, दूसरा कॉलम महाप्राण, फिर से तीसरा कॉलम क्या हो गया? अल्प प्राण, चौथा कॉलम महाप्राण और पांचवा कॉलम अल्प प्राण। अल्टरनेट है ना। इसमें स्टार्ट कहां से हो रहा है ये आपको याद रखना है। अल्प प्राण से स्टार्ट होगा पहला, है ना, तो दूसरा महाप्राण, तीसरा फिर से अल्प प्राण, चौथा महाप्राण और पांचवा फिर से अल्प प्राण, है ना। या तो इसको हम दूसरे तरीके से इस तरीके से समझ सकते हैं कि पहला कॉलम, तीसरा कॉलम और पांचवा कॉलम, अर्थात विषम संख्या, है ना। जो कॉलम है, जो स्तंभ है स्पर्श व्यंजनों के, उनकी विषम संख्या, पहला, तीसरा और पांचवा। तो पहले कॉलम या तीसरे कॉलम और पांचवें कॉलम के जो भी स्पर्श व्यंजन हैं वो अल्प प्राण कहलाएंगे। लेकिन दूसरे और चौथे कॉलम अर्थात सम संख्या के जो कॉलम है, स्तंभ है, उसके जो व्यंजन है, उसके जो स्पर्श व्यंजन है वो महाप्राण कहलाएंगे। तो इसको आप इस तरीके से याद रख लीजिएगा, पहला, तीसरा, पांचवा अल्प प्राण। बहुत सिंपल तरीके से, पहला कॉलम, तीसरा कॉलम, पांचवा कॉलम अल्प प्राण, अर्थात विषम संख्या वाले कॉलम के स्पर्श व्यंजन अल्प प्राण, और दूसरा कॉलम और चौथा कॉलम अर्थात सम संख्या वाले स्तंभों या कॉलम के जो स्पर्श व्यंजन है वो महाप्राण। ठीक है, तो ये तो हमारे समझने के लिए बहुत बढ़िया है ना। इस तरीके से हम याद रख सकते हैं, लेकिन ये परीक्षा की भाषा नहीं है। तो परीक्षा में कैसे पूछेगा या परीक्षा में हमें कैसे याद रखना है? ठीक है, तो परीक्षा में इस तरीके से कहेगा कि हर वर्ग का, ठीक है, इन पांचों वर्गों में से, जैसे क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग या प वर्ग, कोई भी वर्ग हो, हर वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण अल्प प्राण होता है, और उसी प्रकार से हर वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण महाप्राण होता है। तो इस तरीके से आपको एग्जाम में पूछा जाएगा। मैं एक बार और रिपीट कर देता हूं, हर वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण अल्प प्राण होता है, और हर वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण महाप्राण होता है। तो ये सारी चीजें हमने देख ली स्पर्श व्यंजनों के बारे में, कि स्पर्श व्यंजनों के उच्चारण स्थान कौन से हैं, उनका वर्ग कौन सा है, कौन सा अघोष है, कौन सा सघोष है, कौन सा अल्प प्राण है और कौन सा महाप्राण है। तो ये कंप्लीट हो गया। लेकिन यहाँ पे एक चीज मैं और ऐड करना चाहूंगा, और वो है द्विगुण व्यंजन।
द्विगुण व्यंजन को वैसे हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है, आखिरी में पढ़ेंगे, वो अलग सा एक टॉपिक है, व्यंजन के अंतर्गत ही आएगा, लेकिन अलग प्रकार हो गया व्यंजनों का। लेकिन अब उसको हम यहाँ पे क्यों पढ़ रहे हैं, है ना, क्योंकि जो द्विगुण व्यंजन है वो यहाँ पे जो दो स्पर्श व्यंजन है उनसे साम्यता रखते हैं, इसलिए हम उसको यहाँ पे मेंशन करेंगे। तो दो जो द्विगुण व्यंजन है वो क्या क्या है देखिएगा। तो एक तो है ड़, ये ड़, जैसे कि पहाड़ का ड़, ठीक है, तो ये ड के साथ में मैंने इसे लिख दिया, क्यों लिखा अभी हम देखेंगे, ठीक है। और दूसरा है ढ़, ढ़ जो ये ढ है उसके साथ में लिखा जाएगा, ठीक है, इसको ध्यान से समझिएगा। इन दोनों में अंतर बस ये है कि ये ड में नीचे में बिंदु नहीं है, ड में नीचे में बिंदु लगा दिए तो वो ड़ बन गया, पहाड़ का ड़, है ना। और ये जो ढ है इसके नीचे मैंने यदि बिंदु लगा दिया तो ये ढ़ बन गया, ढ़ जैसे कि चढ़ाई, तो चढ़ाई में जो ढ़ आता है वो ये है, ठीक है। तो ये जो दोनों है ड़ और ढ़, इन्हें कहा जाता है द्विगुण व्यंजन। इनके बारे में डिटेल में आगे हम पढ़ेंगे। अब यहाँ पे मैं क्यों मेंशन किया, है ना, उसको हम समझते हैं। क्या होता है कि जब हम द्विगुण व्यंजन के बारे में पढ़ेंगे तो वहां फिर से हमें देखना पड़ेगा कि ये जो द्विगुण व्यंजन है वो कौन से वर्ग में आते हैं, उनका उच्चारण स्थान क्या है, वो सघोष है या अघोष है, अल्प प्राण है या महाप्राण है। तो वहां पे हम अलग से याद रखें, इसकी बजाय हम यहाँ पे इसको आसानी से याद रख सकते हैं, क्योंकि ये ड़ ड के साथ में शामिल हो गया और ढ़ ढ के साथ में शामिल हो गया। तो उससे क्या होगा, जो ड का उच्चारण स्थान है, वर्ग है, वही किसका हो जाएगा, ड़ का, और जो ढ का उच्चारण स्थान है वही किसका हो जाएगा, ढ़ का, ठीक है। तो बड़े आसानी से हम समझ सकते हैं, देखिएगा, ठीक है, कि ड का उच्चारण स्थान और ढ का उच्चारण स्थान चूंकि क्या है, मूर्धा है, इसलिए ड़ और ढ़ दोनों का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, मूर्धा, और दोनों किस वर्ग के हो जाएंगे, मूर्धन्य वर्ग के। आ गया समझ में, ठीक है। उसके बाद फिर देखिएगा ये जो ड़ है वो सघोष है या अघोष, तो देखिए ये क्या है, सघोष है, ठीक है। उसी प्रकार से जो ढ़ है ये सघोष है या अघोष, तो ये क्या है, सघोष है, इसी कॉलम से, है ना, आप उसको याद रख सकते हैं। फिर हम देखेंगे कि जो ड़ है वो अल्प प्राण है, लेकिन ये जो ढ़ है वो क्या है, महाप्राण है। तो आप इन दोनों को आराम से याद रख सकते हैं। इनके बेसिस पे जो ड के लिए होगा वही ड़ के लिए होगा, जो ढ के लिए होगा वही ढ़ के लिए होगा। तो इसलिए मैंने यहाँ पे इनको मेंशन करा दिया ताकि आपको इनको अलग से याद रखने की आवश्यकता ना हो। एक बार फिर से देख लेते हैं, ड़ और ढ़ दोनों के दोनों का उच्चारण स्थान मूर्धा और इनका वर्ग मूर्धन्य या ये ट वर्ग के अंतर्गत आ जाएंगे, ठीक है। दोनों का ड़ और ढ़ जो है वो सघोष है, लेकिन एक अंतर जो इनमें है वो ये है ना, कि ये अभी हम देखें वो कॉमन चीजें थे, लेकिन डिफरेंस क्या है कि ढ़ अल्प प्राण है और ढ़ महाप्राण है, ठीक है। तो ये भी हमने यहीं पे देख लिया। तो ये सारा हमने देखा स्पर्श व्यंजनों के बारे में, जिन्हें हम वर्गीय व्यंजन के नाम से भी जानते हैं। और अब इसके आगे हम पढ़ेंगे अंतस्थ व्यंजनों के बारे में।